जी बच्चों, आज मैं आपको हिंदी में फोर्थ सेम के लिए आपका जो पार्ट नंबर सेकंड लास्ट पार्ट है, आपका पार्ट नंबर 18 है, हिंदी की आपकी संपन्नता। तो ये वाले पार्ट के बारे में आपको मैं बताऊंगा। पहले भी मैं बता चुका हूँ कि कैसे कैसे हमने पिछली वीडियो में आपको वर्तनी के बारे में, स्वाभाविकता के बारे में, हिंदी की व्यापकता के बारे में हम आपको बताए थे, और भी बहुत कुछ आपको हम बता दिए थे। तो यहाँ पर आज मैं बताऊँगा, आज का जो आपका जो टॉपिक है वह है राष्ट्रीयता। तो ये क्या कह रहा है, कुछ लोग हिंदी में संकीर्ण हिंदू राष्ट्रवाद की गंध देखते हैं। अमीर जायसी, जॉर्ज गिरिसन, फादर कामिल बुल्की आदि जो व्यक्ति थे, उन्होंने हिंदी के लिए बहुत ही बेहतरीन काम किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा का नाम दिया था महात्मा गांधी ने, जिनकी स्वयं की मातृभाषा गुजराती थी। और एक अन्य गुजराती भाषी महर्षि स्वामी दयानंद ने हिंदी को आर्य भाषा कर दिया था घोषित, और यह भी विनती की थी कि इस भाषा में विचार विनिमय करना देश के लिए सबसे ज़्यादा लाभदायक है। और विगत 7-8 शताब्दियों में भारत के सभी संप्रदायों में परस्पर बोलचाल की भाषा जो है वह हिंदी ही है। पटियाली के पास के आपके एक हुए थे, पोइट हुए थे आपके अमीर खुसरो साहब, वह कहते हैं कि देश की लगभग 29 बोलियों को जानने पहचानने के बाद यह निष्कर्ष निकलता है कि हिंदी ही देश की भविष्य की भाषा है। इसमें वह स्वयं भी अपनी पोइम लिखते हैं। निजामुद्दीन औलिया की प्रशस्ति में खुसरो लिखते हैं कि छाप तिलक सब छीनी मोसे नैना मिलाई के, है ना। यही हिंदी वह भाषा है जिस खुसरो इसे आपके पटियाली के शायर खुसरो साहब जिसको अपनी मातृभाषा के रूप में देखते हैं। और हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी को स्वीकार करने वाले थे गुरुदेव टैगोर साहब, नेताजी बोस, केशव चंद्र सेन, सयाजी सुब्रमण्यम भारती, राजगोपालाचारी जी, लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी, स्वामी दयानंद सरस्वती, लाला लाजपत राय जैसे बहुत ही महान विद्वान थे। हिंदी को हिंदुस्तान की राष्ट्रीय भाषा है और इसका साहित्य सच्चे अर्थों में भारतीय है। भारत के सभी संप्रदायों के लोगों ने अतीत में इसकी उपासना की है और आज भी जागरूक नागरिक हिंदी की सेवा को राष्ट्रीय सेवा का ही एक भाग समझते हैं। अच्छा, अगर हम साउथ भारत की बात करें, दक्षिणी भारत की केरल के हिंदी सेवी जैसी मैसूर ने हिंदी के लिए पद यात्राएं की और तमिलनाडु को छोड़कर कहीं भी उनको विरोध का सामना नहीं करना पड़ा। हिंदी का प्रचार प्रसार दक्षिण से और विकास बंगाल से हुआ। सन 1875 में बंगला भाषी केशव चंद्र सेन ने ये बात कही थी कि हिंदी को यदि भारत की राष्ट्रभाषा स्वीकार कर लिया जाए तो सहज ही राष्ट्रीय एकता स्थापित हो जाएगी और तमिल को छोड़कर भारत की प्रायः सभी भारतीय भाषाएं हिंदी ही दिखाई पड़ेंगी। मुस्लिम शासन और भारत में सभी भाषाओं का विकास जो है वह 11वीं शताब्दी से हुआ और तमिल को छोड़कर भारत की प्रायः सभी भारतीय भाषाएं 8वीं से 11वीं तक रहीं और तमिल को छोड़कर मुस्लिम शासन काल में हिंदी सबसे पहले दक्षिण में ही साहित्य की भाषा बनी और यही आपकी सबसे पहले दक्षिणी भी बोली गई। और दक्षिणी के बोलने के बाद ही एक आपके सन 1615 में विद्वान हुए एडवर्ड आपके टेरी ने एक आपकी सूचना में लिखा कि हिंदुस्तानी इंडिया की भाषा है। इस पर फारसी
और आपके अरबी का प्रभाव देखने को मिलता है। सन 1750 में शाह आलम ने अपनी पुस्तक दीवान जारे में कहा है कि मैंने हिंदुस्तान के तमाम सूबों की ज़बान हिंदवी को ही अपनी तकदीर के लिए माना है। और शाह आलम प्रसिद्ध शायर जो आपके सौदा के विद्यार्थी थे, मद्रास के लेफ्टिनेंट टॉमस रोपके ने अपने प्राध्यापक को सन 1807 में एक पत्र लिखा और उस पत्र में कहा कि भारत के जिस हिस्से में मुझे काम के सिलसिले में जाना पड़ता है, वहाँ मैंने अपनी सिखाई हिंदुस्तानी भाषा का व्यवहार मैंने उसको देखा है और कलकत्ता से हुमायूं तक, लाहौर से नर्मदा की घाटी तक, मध्य तक यह भाषा सभी जातियों द्वारा समझी जाती है। यही संदर्भ में विद्वान हमारी शाह जी जो है बोहरा जी कहती हैं कि इस तरह 50 सालों में दक्षिणी हिंदी का जो प्रभाव बना वह आगे 19वीं सेंचुरी तक बना रहा, क्योंकि दर्जन शायरों और कवियों ने को सही करने के लिए भाषा के साहित्य को भी विकसित किया। यहाँ पर कवियों में हिंदू और मुसलमान दोनों ही हैं। प्रशासकों ने भी बहुत ज़्यादा मान सम्मान दिया। इब्राहिम आदिल शाह, आदिल शाह, कुतुब शाह आदि ऐसे बहुत से शासक थे जो इन्होंने मातृभाषा हिंदी के लिए बहुत सारा काम किया। दक्षिणी कविता के कवि बराहुद्दीन साहब का एक शेर देखिए, वह कहते हैं ये सब बोल हिंदी बोल, पढ़ तू भव सेती बोल, एव न राखे हिंदी बोल, मानो तो चख देखी बोल। वो बोलते हैं कि सब कुछ बोल मगर हिंदी बोल, तू अपने अनुभव से इसको जान और इसमें कोई दोष नहीं है, तू ना हो तो एक बार इसको बोल करके इसका स्वाद लेके देख। तो इतना ज़्यादा ये जो साहित्य आपको दक्षिणी हिंदी में भरा पड़ा है, जो हिंदी का ही भंडार है, लग से दक्षिणी का नहीं, जिसका आकलन भाषा की दृष्टि से ही नहीं इतिहास और संस्कृति की दृष्टि से भी करना चाहिए कि हमको भाषा को सिर्फ ऐतिहासिक दृष्टिकोणों से नहीं, भाषा के विकास की तरफ से भी हमको देखना चाहिए। और हिंदी को मैं राष्ट्रीय एकता का प्रतीक इसलिए मानता हूँ क्योंकि हिंदी ही एक ऐसी भाषा है जो पूरे भारत में बड़े ही जोर शोर से बनाई गई और यह भाषा ही संविधान में उसको राष्ट्रभाषा मान लिया गया। और यह संविधान बदल सकता है लेकिन हिंदी की जगह कोई भी प्रादेशिक भाषा का नाम लिखा जा सकता है, परंतु यदि ऐसा हो जाए तब भी राष्ट्रभाषा न होते हुए भी हिंदी राष्ट्रीय एकता का प्रतीक बनी रहेगी। किसी विदेशी भाषा को यह मान सम्मान प्राप्त होने वाला नहीं है। बहुत से लोग ये कहते हैं कि हिंदी को की साथ की जो भारतीय भाषाओं से आक्रमण करने में, जैसे बंगला, तमिल, मराठी आदि का साहित्य तो हिंदी में बहुत बढ़िया है। हिंदी एक दरिद्र भाषा है, अतः उसे क्यों स्वीकार किया, यह सही बात है, किंतु कोई भी हिंदी भाषी नागरिक यह कहने का साहस नहीं करता कि किसी भी भारतीय भाषा का साहित्यिक हेय है। मतलब हम किसी भी भारतीय भाषा को साहित्य की दृष्टि से, हेय दृष्टि से देखें, उपमान की दृष्टि से देखें, तो वह तो अन्य भारतीय भाषाओं को चित मौके प्रदान करती है। और साथ ही यह भी कहना पड़ता है कि हिंदी के इस प्रयास को समझा नहीं जा रहा है। और सही बात कहें तो हिंदी अंग्रेजी से अपने लिए ही नहीं, तमिल और बांग्ला से भी बात कर रही है, विमर्श कर रही है। और तमिल और बांग्ला ने भी अंग्रेजी के विरुद्ध बहुत सारे कोई संघर्ष नहीं किए, किंतु उन्होंने मूल रूप से अगर संघर्ष किया तो हिंदी से ही किया। सन 1965 में तमिलनाडु का आंदोलन अंग्रेजी के विरोध में नहीं था, वह हिंदी के विरोध में उन्होंने किया था। तो तमिल और बांग्ला का साहित्य बहुत अच्छा होते हुए
होने के बावजूद भी वह संपूर्ण भारत में नहीं फैल सका। हजारों वर्ष से ऊपर का साहित्य तमिल में विद्यमान है, किंतु वह तमिलनाडु के क्षेत्र तक ही सीमित रहा और उसे तमिलनाडु से निकाल कर सारे भारत में फैलाने का कार्य भी यदि कोई भाषा करेगी तो वह हिंदी ही है। आज हिंदी को बोलने और समझने की का कार्य यदि कोई भाषा करेगी तो भी वह हिंदी है, और हिंदी सारे भारत में फैल भी गई है, और भारत के साथ साथ और भी कई देशों में हिंदी फैल गई है। तो तमिल में बंगला के बढ़िया साहित्य को जन तक पहुंचाने के लिए हम क्या करेंगे कि हम लोग बंगला और तमिल के साथ ही एक जंग जारी कर देंगे, और साथ ही हम ये भी पता लगा सकते हैं कि हिंदी की उपेक्षा अगर हम करते हैं तो हम इतिहास में भारत का भी एक प्रकार से अपमान ही कर रहे हैं। और प्राचीन आपके राजाओं ने हिंदी को मुगलों के समय बाहर से आई हुई एक भाषा में संस्कृत शब्द डालने से उत्पन्न हुई भाषा माना जाता था। हिंदी भाषा के इतिहासकारों के लिए यह एक नई चुनौती थी, जो तक प्रदत्तों के आधार पर यही सार उसका निकला कि देववाणी संस्कृत से प्राकृत और प्राकृत से अपभ्रंश और अपभ्रंश से हिंदी के रूप में यह हिंदी भाषा का विकास भी हुआ है। और भाषा विज्ञान का साधारण विद्यार्थी भी देश विदेश में यही पढ़ता हुआ आया है कि किसी भी दृष्टि से यह तो सिद्ध हो ही नहीं सकता कि हिंदी बाहर से आई हुई कोई भाषा है ना। तो ये भी मतलब जो लोग हिंदी को विदेशी भाषा जो समझ रहे हैं उनको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि हिंदी बाहर से आई हुई कोई भाषा नहीं है, हिंदी अपने देश की ही एकमात्र भाषा है ना। और नेक्स्ट पॉइंट इसमें कहता है, नेक्स्ट पॉइंट आपका भारतीय संस्कृति में हिंदी का महत्व। तो कुछ लोगों को यह भी वहम है कि हिंदी एक और नई भाषा है, अतः इसमें भारत की प्राचीन संस्कृति का लोप है। और राजा जी ने इस विषय का विचार भी प्रकट किया, किंतु बात ऐसी नहीं है। प्रसाद की रामायणी में सामवेद और ऋग्वेद की ऋचाओं की वाणी है। उनके नाटक भारत के अतीत की आंखों के सामने से आते हैं, और साकेत प्रिय प्रवास कुरुक्षेत्र हमें त्रेता व द्वापर युग में पहुंचा देते हैं। जिन बातों का वर्णन करते हुए राजा जी स्वयं नहीं परेशान होते थे, एक नहीं और ऐसे कई ऐसे महाकाव्य हैं कि जो खंडकाव्य, गीत, नाटक, उपन्यास, निबंध आदि सभी भारत की कल्चर को, भारत की भूमि को प्रेजेंट करते हैं। और वह कौन सी भाषा है जो वृंदावन, बद्रीनाथ, बद्रीनारायण, द्वारकापुरी, जगन्नाथपुरी इत्यादि चारों धामों में एक समान धार्मिक यात्राओं को सहायता देती है, वह केवल हिंदी ही है। वह एक हिंदी भाषा है। लिंगवा फ्रैंकवा ही क्यों, लिंगवा इंडिका है। गुरु नानक जी लंका, तिब्बत, मक्का, मदीना आदि चीन इत्यादि सभी देशों में गए, वहाँ उन्होंने जिन जिन भाषाओं में उपदेश दिया था यह भाषा हिंदी ही थी। और इससे जान पड़ता है कि उस समय भी हिंदी राष्ट्रीय भाषा ही थी और उसका सार्वजनिक प्रचार था। स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए संघर्ष का उद्घोष भी उसमें है, और भारत के विकास के लिए जो भारत की नई आधारभूत जो उसकी बनाई जाए वह के लिए भी हिंदी ही है। तो हमको यह है कि अपने भारत में हिंदी को ही महत्व देना चाहिए, तो हम इसको शांतिपूर्वक ढंग से हमें ये वातावरण बनाएं और हिंदी को महत्व देते हुए जाएं। अच्छा है ना। नेक्स्ट आपका पॉइंट है वैज्ञानिक साहित्य। तो किसी भी भाषा के विकास का केवल उसका सूचक काव्य, उपन्यास नहीं होते हैं, और उसमें ज्ञान से संबंधित प्रत्येक संबंधित पुस्तकों से उसको माना जाता है, और यह भी होना चाहिए। और ज्ञान विज्ञान की उच्चतम शाखा भी उसी भाषा के माध्यम से प्राप्त होती है।
अंग्रेजी इस दृष्टि से बहुत ज़्यादा बड़ी भाषा है क्योंकि उसमें प्रत्येक विषय पर आपकी पुस्तकें विद्यमान हैं, किंतु वैज्ञानिक साहित्य की दृष्टि से हिंदी का जो साहित्य है वह बहुत ही दीनहीन है, गरीब है, क्योंकि यहाँ पर विज्ञान के लिए हिंदी में हमने इतनी पुस्तकों को नहीं लिखा है। किंतु हिंदी इस क्षेत्र में उतनी दीन नहीं है जितनी की समझी जा रही है। सितंबर 1967 में दिल्ली में भारतीय भाषाओं की एक पुस्तकों की प्रदर्शनी हुई, जिसमें विश्वविद्यालय स्तर पर उच्च ज्ञान के लिए पाठ्य पुस्तकें प्रदर्शित की गई और उन पाठ्य पुस्तकों में 2500 पुस्तकें वैज्ञानिक तथा तकनीकी विषयों पर हिंदी भाषा में ही लिखी गई थी और वे 2500 पुस्तकें प्रदर्शनी का उद्घाटन मद्रास विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी ग्वालियर ने किया था और प्रदर्शित पुस्तकों को देखकर उन्होंने स्वीकार किया कि हिंदी में उच्चतम साहित्य में पाठ्य पुस्तकों की कोई कमी नहीं है और प्रदर्शनी में हजारों पुस्तकें प्रदर्शित की जा सकती है। वैसे हिंदी में विभिन्न पुस्तकों पर प्राप्त पाठ्य पुस्तकों की संख्या लगभग 23,000 है और वैसे भी हिंदी में विभिन्न विषयों पर प्राप्त पुस्तकों की संख्या 23,000 और केंद्रीय हिंदी निदेशालय के निदेशक प्रोफेसर चित्र हसन ने यह बताया कि न तो हिंदी में उच्चतम तकनीकी विषयों के अनुवाद की कोई कमी है और न ही पुस्तकों की। चाहे जैसे आप देखना चाहें आप देखिए, हिंदी भारत की बहुत ही बड़ी भाषा है, विकसित भाषा है, इसका भंडार दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है और विचारों में विवाद चलते रहते हैं, प्रत्यारोप भी लगते रहते हैं, लेकिन तब भी हिंदी का जो सूर्य है उसको बाहर निकलने से कोई नहीं रोक पाएगा और निसंदेह ही यहाँ पर छोटी मानसिकता का जो कार्य है वह भी जो अंधेरा है टिक नहीं पाएगा। कहने का तात्पर्य है कि हिंदी का जो समय है वह बहुत ही बेहतरीन है और उच्चतम है। हमको हिंदी के लिए, हिंदी की संपन्नता के लिए, विशालता के लिए, विकास के लिए हमको और हिंदी पर महत्व देना पड़ेगा। आज मैं आपको यहाँ तक ही बताऊँगा, नेक्स्ट वीडियो में आपका ये पार्ट नंबर 18 जो है मैं इसको कंप्लीट दूंगा कर और कंप्लीट करने के बाद में मैं आपको लास्ट पार्ट के बारे में बताऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको बच्चों। भारत।